अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम ब्रेंटन ऑन सी। नेसना के पास एक छोटा सा गार्डन रूट पे टूरिस्टी विलेज है। कल हम रात को यहाँ पे पहुँचे थे और इस हट में हमने नाइट स्टे की थी। बिल्कुल सामने हमारे समंदर है जिसकी लहरों की आवाज़ सारी रात हमें यहाँ पे आती रही है, क्योंकि यहाँ पे हवा बड़ी तेज़ है और नीचे थोड़ी सी वो क्लिफ्स हैं, तो जब पानी उनसे टकराता है तो आवाज़ का शोर आपको दूर दूर तक यहाँ पे सुनाई देता है। बड़ी मज़े की हमारी नींद हुई है, बिल्कुल फ्रेश हैं। और आज हम अपना रूट थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये भी गार्डन रूट का ही पार्ट है, लेकिन क्योंकि हम पहले मोस्टली कोस्टल टाउन्स को विज़िट करें और आज मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मिक्सअप करें, कोस्टल भी विज़िट करें और इसके साथ साथ जो पहाड़ हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे नेसना, नेसना के बाद जाएंगे जॉर्ज, यहाँ की सबसे बड़ी सिटी, और जॉर्ज के साथ एक दो टूरिस्टी पॉइंट्स हैं उनको विज़िट करते हुए फिर हम थोड़ा सा इनलैंड चले जाएंगे। स्वातबर्ग पास है वो करेंगे, रूट 62 लेंगे और तकरीबन कुछ 350-400 किलोमीटर की हमारी राइड बनेगी। हम पहुंच जाएंगे स्वेलनडाम। मोस्ट लाइकली हम लोग रात उसके आसपास के किसी एरिया में स्टे करेंगे ताकि नेक्स्ट डे हम वहां से निकलें तो आराम से केप टाउन पहुंच जाएं। मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार हैं, रंगीली भी तैयार है। बस निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं गार्डन रूट का बाकी हिस्सा। सुभान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। हमारा डे 2 गार्डन रूट का। यहाँ का ऑलमोस्ट हर गांव, हर टाउन जो भी इस रीजन में मुझे देखने को मिल रहा है बहुत वेल डेवलप्ड है। और आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के ज़रा वेल ऑफ लोग इस रीजन में रहते हैं। आपको हार्डली ही कोई ऐसा टाउन मिलेगा जहाँ पे थोड़ा वो एक वो होता है ना कि पीछे एरिया से गुजर के आ रहे हैं कि गुर्बत वगैरह नज़र आ रही हो लोगों के पास। शायद यहाँ पे टूरिज़म की वजह से और फिर फार्मिंग की वजह से तो है ही, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अभी हम लोग नेसना से गुज़र रहे हैं। कल रात को भी मैं यहाँ से गुज़र के वो पीछे क्लिफ्स हैं वहाँ पे जाके स्टे किया था। मुझे ये एरिया बड़ा प्यारा लगा। मैंने कहा चलो सुबह यहाँ से गुज़रते हुए जाएंगे। बिल्कुल समंदर के साथ साथ बहुत खूबसूरत रोड बनी हुई है। यहाँ पे पता नहीं क्यों स्लो हो रहे हैं, ट्रैफिक भी कोई नहीं है और इशारा भी नहीं बंद। हैरत की बात है, लेकिन कोई नहीं चलते जाते हैं। तो यहाँ से तकरीबन कोई 1 घंटे के अंदर हम इंशाल्लाह जॉर्ज पहुँच जाएंगे। अभी इस टाइम ज़रा लो टाइड है जिसकी वजह से पानी काफ़ी पीछे चला गया है। हाई टाइड होती तो यहाँ तक बिल्कुल इस रोड के साथ साथ पानी था। क्या खूबसूरत करवी रोड है जी, समंदर के साथ साथ यूं जा रही है। यहाँ पे काफ़ी बाइकर्स हैं इस पूरे रूट के ऊपर। और आज वैसे भी सैटरडे है मेरे ख्याल में, और रश होगा इधर। ओए होए होए, क्या बात है यार।
क्लिफ्स के साथ साथ इवन के नीचे वॉकिंग पाथ्स भी बनाए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा पैराग्लाइडर्स घूम रहे हैं यहाँ पे। यार हम एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं, जगह बड़ी मज़े की नज़र आई है मुझे। चले हम लोग इंटर हो गए हैं जॉर्ज में, और यहाँ पे हमने एक ब्रेक भी लेनी है जिसकी बहुत ज़रूरत है। आज हमने सुबह नाश्ता नहीं किया, सिर्फ वहाँ पे उन्होंने जो कॉफ़ी और चाय रखी हुई थी उसी में रस डबो के एक मैंने खा लिया। तो मैंने कहा चलो कोई 5-10 मिनट आधा घंटा हम ना किसी तरह राइड शाइड करके किसी जगह पहुँच जाएंगे। तो अभी जॉर्ज में मैंने एक कैफ़े मार्क किया, वहाँ पे चलते हैं। जॉर्ज भी बड़ा रौनक वाला टाउन लग रहा है। इस एरिए में गार्डन रूट पे जितने भी मैंने अभी तक टाउन विज़िट किए हैं मोस्टली आप कह सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तकरीबन 8 से 10% वाइट साउथ अफ्रीकन्स हैं। इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे मुझे रिलेटिवली ज़्यादा देखने को मिली है बाकी एरियाज़ की निस्बत। इधर और भी बाइकर्स हैं, बस इनके साथ ही खड़ी कर देते हैं यहाँ पे। देखें बाइकर्स के लिए यहाँ पर उन्होंने स्पेशल पार्किंग बनाई हुई है। फाइनली हमें बहुत अच्छी यहाँ पे कॉफ़ी मिल गई, और आप देखें इसके ऊपर उन्होंने टेडी बियर भी बना के भेजा है यहाँ पे। और इसके साथ आज हम फ्रूट्स और योगर्ट का, मतलब ये ब्रंच टाइप ही कुछ कर रहे हैं। मेरा बहुत ज़्यादा खाने को दिल नहीं था, मैंने कहा एटलीस्ट इतना खाते हैं कि थोड़ा सा लंच के लिए ब्रेक किसी जगह भी लें तो ज़रा भूख लगी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि इस तरह ज़रा लाइट सा भी हम काम रखते हैं। और बाकी मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि इवन ये एरिया बहुत टूरिस्टी है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा जाते हो ना रेजिडेंशियल एरियाज़ में, या जहाँ पे लोग लोकल्स आते हैं, तो वहाँ पे प्राइसेस बहुत डिसेंट है। अब इसके शायद आप कह सकते हैं कुछ $4 हैं और इसके लेस दैन $2। और अगर आप जाते हो जैसे मेन टूरिस्ट, मतलब इस तरह के व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे शायद कह सकते हैं कि 15 से 20% प्राइसेस ज़्यादा होंगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वो जो मैं पीछे भी कह रहा था साउथ अफ्रीका के बारे में कि 100% वैल्यू फॉर मनी, और अच्छा लगता है कि आप कहीं पे भी जाएं, ये नहीं लगता है कि यार ये टूरिस्ट होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो उस लिहाज से मुझे साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा लग रहा है, मज़े कर रहे हैं हम यहाँ पे। काफ़ी बड़ी और बिज़ी सिटी है। इतनी ट्रैफिक तो हमें मेरा नहीं ख्याल साउथ अफ्रीका में किसी और जगह पे मिली है जितनी यहाँ पे इस टाउन में नज़र आई है। बहुत ट्रैफिक नहीं है, मतलब कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई ये भी कोई ट्रैफिक है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिहाज से अभी तक मैंने इस टूर में जितना एक्सपीरियंस किया है, देखें 2 मिनट की राइड की है शहर से हमने बाहर, और कोस्ट से सीधा पहाड़ों में आ गए हैं। अभी हमारे लेफ़्ट साइड पे सारी ये वाइन की बेलें लगी हैं, मतलब अंगूरों की, लेकिन ये वाइन वाले अंगूर हैं। तो ये सारा एरिया नीचे वाला भरा हुआ है।
और मुझे किसी ने बताया भी था कि आप जब इस रूट पे ट्रैवल करेंगे तो आपको वाइन की फील्ड्स बहुत नज़र आएंगी और एग्रीकल्चर इस रीजन में बहुत ज़्यादा है। तो आज देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा हमारा ट्रैवल। हम लोग जी तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करने के बाद यहाँ पे आउट हॉर्न के नाम से जगह है। अब हम लोग शहर के इंटरेस्टिंग एरिया की तरफ आए हैं। पहले तो मुझे लग रहा था यार ये कोई बहुत ही उजड़ा हुआ सा शहर है, कोई रौनक नहीं है, लोग नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे हमें रौनक भी मिल गई है, लोग भी ज़्यादा हैं और थोड़ा सा वो क्योंकि ये टूरिस्टी टाउन है। इन एरियाज़ में मैंने नोटिस किया है कि देसी कम्युनिटी ज़रा कम है। बाकी जैसे केप टाउन है या बड़े सिटी हैं, जोबर्ग है, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं। यहाँ पे कम ही नज़र आते ज़रूर हैं, इधर उधर इक्का दुक्का कोई ना कोई नज़र ज़रूर आ जाता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। गेस्ट हाउसेस मज़े मज़े के हैं यहाँ पे। इन एरियाज़ की ये अच्छी बात है कि आपको अकोमोडेशन हर जगह पे मिल जाएगी। हम लोग पहुँच गए हैं इस टाइम यहाँ की सबसे टूरिस्टी जगह पे, जिसे कहते हैं कांगो केव्स। तो मैंने इनका नाम सुना था और अभी मुझे आइडिया हुआ कि हम तो बिल्कुल इसके पास से गुज़र के जा रहे हैं। मैंने कहा कि चलें केव्स भी देख के उसके बाद ही आगे निकलेंगे। तस्वीरें तो इंटरनेट पे बड़ी अच्छी डली हुई हैं, होपफुली अच्छी जगह होगी। Yeah, in the cave it's not cold. It's like 20 degrees in the cave and it's Yeah. very humid, so you're not gonna need extra layers. Okay, thank you. Yeah, you might take your camera with you, take pictures, you're allowed to do that. वेलकम टू कांगो केव्स। और अभी मेरा भी ये फ़र्स्ट टाइम आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है इस तरह के फेमस और बहुत ही खूबसूरत केव्स को विज़िट करने का। मैंने बहुत ज़्यादा केव्स विज़िट नहीं किए हुए, लेकिन आज हमें मौका मिला है तो हम कोशिश करेंगे कि इस केव्स में डिफरेंट शेप्स जो बनती हैं और उसके अलावा जो भी हमें देखने को मिलेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करें। बताता चलूँ कि केव्स के अंदर डिफरेंट शेप्स जो आपको नज़र आती हैं ये मोस्टली ओवर द टाइम बारिश के पानी की वजह से बनती है। दो तरह की शेप्स होती हैं, एक वो होती है जहाँ से पानी मुसलसल गुजरता रहता है और वो डिफरेंट होती हैं। दूसरी शेप्स होती हैं जब आपको कुछ ये ड्रॉप्स वगैरह पानी के गिर रहे होते हैं तो मिनरल्स की वजह से वो शेप्स बन जाती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स भी मिलेंगे, वो कलर्स भी मिनरल्स की वजह से। तो अभी हम यहाँ पे इस केव की सबसे बड़ी चैम्बर है, मतलब एक बड़ा सारा हॉल है, ये वहाँ पे खड़े हैं। इसके अलावा इसके को 3-4 और डिफरेंट हॉल्स हैं, ये चैम्बर्स जिन्हें कहते हैं, तो उनको एक बारी बारी जाके विज़िट करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, मतलब वॉक करने के लिए आराम से बंदा केव से गुज़र के जा सकता है। कुछ सेक्शन जो हम विज़िट करेंगे ये ऑलमोस्ट हर बंदा विज़िट कर सकता है। उसके अलावा फिर आगे एडवेंचर वाले होते हैं, वो ज़रा थोड़ा तंग रास्ता होता है, वहाँ पे कम कम जाते हैं। तो मैंने कहा ज़रा ये विज़िट करते हैं और आपको डिफरेंट शेप्स दिखाते हैं। Because you guys can see here the black on the side. That's not part of any cave color or mineral. No, that's caused by the smoke of the oil lamps, the candles.
Hulle goed vorm nog voor ons bestaan het. Maar al daai is jy ek het nog nie daai gesien nie, wat jy nog verduidelik. En soos iets, né? Mense het vir my gevra, hier so oranje lig, ek weet nie of meneer gesien het. नो डाउट ये केव्स बहुत इम्प्रेसिव हैं और जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि मेरे लिए ख़ुद पर्सनली ये एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। मैंने इस तरह का अभी तक कोई भी केव सिस्टम विज़िट नहीं किया। केव्स की एक अपनी दुनिया है, यहाँ पे जो आपको शेप्स और फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। कमाल का एक केव और हाईली रिकमेंडेड, अगर आप कभी इस रीजन से गुजर के जा रहे हो तो ये केव ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही वेल मैनेज्ड है और तकरीबन हमें लगे हैं 40 से 45 मिनट। 4 डिफरेंट सेक्शन थे, उनको विज़िट करने के बाद हम वापस, और अगर आप ज़्यादा एडवेंचरस हैं तो तकरीबन 90 मिनट का ये लोग देते हैं एक एडवेंचर टूर, उसमें आप और ज़्यादा डीप जाके केव्स को विज़िट कर सकते हैं। और अभी सामने हमारी रंगीली हमारा इंतज़ार कर रही है आगे जाने के लिए। इन भाई साहब ने हमारी बाइक का ख्याल रखा, सामान वगैरह मैं सारा कुछ इधर ही रख किया था। मैंने कहा चलो कोई ना कोई ध्यान रख रहा है। और मोस्टली आप लोगों को पार्किंग स्पॉट्स पे इस तरह के लोग यहाँ पे मिल जाते हैं जो कुछ पैसे तो ऑफ कोर्स उनको पे करने होंगे, थोड़े बहुत आप टिप वगैरह दे दें तो वो आपकी बाइक का या सामान का ख्याल रख लेते हैं। थैंक यू, बाय। हमारा दिन चाहे मैं 7 बजे शुरू करूं या 10 बजे शुरू करूं, 10-12 घंटे का ऑलमोस्ट हर रोज़ है। ये आ गया है दी टॉप, और टॉप पे अबरारा और रंगीली पहुंच चुके हैं। अच्छा एडवेंचर है, मतलब को बहुत मुश्किल पास नहीं था। अब इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए तो कुछ ड्रोन शॉट्स तो बनते हैं भाई। पास से हम लोग आ गए हैं वापस, और अब तकरीबन 180 किलोमीटर और राइड करके हमने स्वेलन डैम के पास किसी एरिया में स्टे करना है। बैरीडेल मैंने देखा है, हो सकता है कि एरिया अच्छा ही हो, तो वहाँ पे मैंने कुछ होटल्स वगैरह देखे, उनमें से एक मैंने बुक कर लिया है। बाकी देखते हैं। यहाँ से ये एक रूट जा रहा है, एक वापस मुझे लेके जा रहा था, तो अब मैं तो नेविगेशन को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन हमने देखना ये है कि रास्ते में फ्यूल वगैरह है कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे खड़ा होके ना ज़रा मैं गूगल से चेक कर लूँ कि नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन कहाँ पे है। अच्छा, तकरीबन यहाँ पे हैं, तो बस ठीक है, हम इधर से निकलते हैं। 50 किलोमीटर के बाद है। क्या खूबसूरत सामने पहाड़ लग रहे हैं, और इधर इस पूरे एरिया में प्राइवेट गेम रिजर्व्स, लॉजेस, और उसके अलावा ये एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे फार्म्स वगैरह हैं। और इस टाइम अगर सामने से सूरज ना आना होता तो प्रोबेबली ये हमारी सबसे खूबसूरत राइड्स में से एक होनी थी, लेकिन सूरज की वजह से बहुत कम नज़र आ रहा है। इवन मुझे रोड पे बड़ा मुश्किल हो रहा है देखना। But I've still got 10
Maybe Johnson City or Memphis bound. No matter where I go, no matter what I see, I still hear the calling of Tennessee. जैसे हम लोग केप टाउन के करीब पहुंच रहे हैं, बैटरीज मेरी डाउन हो रही हैं और टफ़ हो रहा है। मतलब हर रोज़ 400-500 किलोमीटर काफ़ी टफ़ है। आई थिंक कोई रेस्टोरेंट है, देखते हैं। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ही छोटा टाउन है, हमने गलती कर ली है इधर लेके। तो खाने को भी कुछ नहीं मिलना, 8:30 पौने 9 हो गए हैं। ये सामने लॉज तो आ गई है। आई होप कि इनका अपना रेस्टोरेंट भी हो तो फिर बेस्ट हो जाएगा। बेरीडेल कारो लॉज। लेकिन इनके भी यहाँ सब कुछ बंद हुआ पड़ा है इतनी जल्दी। होटल में हम लोगों ने चेक इन कर लिया। बड़ा लंबा दिन था और फाइनली कोई 10-12 घंटे की राइड के बाद यहाँ पहुँचे। हमने तकरीबन आज के दिन में कुछ 450 किलोमीटर डिस्टेंस भी कवर किया। खैर एनीवे, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा रूम दिखा देता हूँ किस तरह का आज का हमारा रूम है। इंटर होते साथ ही यहाँ पे टीवी वगैरह दिया हुआ है, जिसको मैंने मेरा नहीं ख्याल किसी जगह पे यूज़ किया होगा। और इधर चाय कॉफ़ी और साथ में खूबसूरत कंफर्टेबल सा बेड है। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए एसी की ज़रूरत नहीं है। पीछे विंडो है, उसको खोल के आराम से कंफर्टेबली सो जाएंगे। और इधर है यहाँ का खूबसूरत साफ़ सुथरा वॉशरूम और इसके मैंने पे किए हैं $47-48 ऑलमोस्ट बनते होंगे मेरे ख्याल में। जितनी भी मैंने जगहों पे स्टे किया, किसी जगह पे $5-7 कम है, किसी जगह पे 5-7 ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जहाँ पे भी गया हूँ बड़ी डिसेंट सी जगह हमें मिली हैं। तो अभी मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मैंने सबसे पहले सामान रखा है और गया हूँ शहर देखने के लिए कि कहीं से कुछ भी अगर मुझे मिल जाए खाने को, क्योंकि मोस्टली रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये है हमारा आज का डिनर, फ़िश और साथ में चिप्स। तो यही अवेलेबल था यहाँ पे। इसके हमने पे किए हैं तकरीबन कोई $7 के आसपास। तो अभी आराम से अपना डिनर करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे पर्सनली ये एरिया बहुत पसंद आया। कल हम देखेंगे कि यहाँ से कौन सा रूट लेके केप टाउन पहुँचते हैं। बड़ा एक्साइटेड हूँ। फाइनली हम लोग केप टाउन पहुँचेंगे। कहाँ से निकले, किधर पहुँच गए आज। तो हमें याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।